Good morning induction meeting program organized by the Regional Center Patna. You all are the students of MARD and PGDRD program. All right. PGDRD and MARD both students have been given link to join this online induction meeting. So I expect you all are my newly admitted students. One छोटा सा instruction I will give you कि आप सबको ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते समय कौन से एटिकेट्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। जैसे अभी किसी ने माइक ऑन रखा था तो मैंने उनको एक बार मना किया। अब ये दोबारा जब तक कि ना कहा जाए आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है, क्योंकि टेक्निकल इशू आता है तो दूसरे को भी आवाज नहीं जाती है। वीडियो आप अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं, ऑफ रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ नेटवर्क पुअर है तो आप अपना वीडियो ऑफ रखें, अदरवाइज आपको उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आप लेटे नहीं हैं, आपने प्रॉपर की हुई है, घर का पीछे का कुछ ऐसा चीज नहीं जो आपको दिखना नहीं चाहिए और वो दिख रहा है, तो आप वीडियो बेशक ऑन कर सकते हैं। आप सभी हमारे पीजीडीआरडी और एमएआरडी के स्टूडेंट हैं और आपने एडमिशन लिया है जुलाई 2021 सेशन में। ये सेशन थोड़ा लेट एडमिशन की वजह से इंडक्शन मीटिंग प्रोग्राम अभी हो रहे हैं जब 2022 आ गया है। तो अब ये कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि आप जुलाई के स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम तो अब अगले सेशन में भी प्रवेश कर चुके हैं। तो अभी सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको इग्नू रीजनल सेंटर पटना और मेरी तरफ से मैं डॉक्टर शालिनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इग्नू के पाठ्यक्रम में। आप सभी वेल मैच्योर्ड हैं, आप सबने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप पीजी का प्रोग्राम कर रहे हैं और आफ्टर पीजी हो सकता है कि आपने पीजीडीआरडी में भी एडमिशन लिया होगा जो 1 साल का कोर्स है। चूंकि यह रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं। आगे मैं बताऊंगी किस तरीके से पीजीडीआरडी के लर्नर हमारे एमएआरडी प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। उसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है इस इंडक्शन मीटिंग प्रोग्राम में मैं आप सबको दूंगी। और मेरे साथ हमारे रीजनल सेंटर से मिस्टर विनोद कुमार हैं जो अभी मेरे प्रोफाइल से एंटर कर चुके हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए। तो आप देख रहे होंगे। विनोद जी आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फ्यूचर में ये लोग आपसे मिलेंगे। और हमारे आरसी से जो कोई भी जुड़ा है वो अपना वीडियो ऑन करेगा और सिर्फ अपना नाम बताएगा। अगर आप रोहित हैं तो रोहित भी आएंगे, विनोद जी आप बताएंगे, रंजीत हैं या अखिलेश जी जुड़ चुके हैं, तो सभी एक एक बार अपना परिचय दे दीजिए, क्योंकि ये परिचय सत्र है और हम सब इनके साथ जुड़ना चाहते हैं। और ये स्टूडेंट्स भी कभी बात करेंगे तो पहले अपना नाम बताएंगे, प्रोग्राम बताएंगे, इनरोलमेंट बताने की जरूरत नहीं, और आपके जो डाउट्स होंगे वो हम डिस्कशन के बीच में उनको लेंगे। तो पहले विनोद जी से शुरू करते हैं। विनोद जी आवाज आ रही है? माइक ऑन करिए। हाँ रंजीत जी क्या? रंजीत वीडियो ऑन करो, गुड मॉर्निंग तो लर्नर को बोल दो। अखिलेश जी, रोहित आप सब भी सामने आइए। रोहित अपने 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 आईडी से करो। नहीं तुम आओ पहले, गुड मॉर्निंग बोलो। ये विनोद जी ये लोग हैं नहीं क्या? अखिलेश आए हैं, राजीव, आलोक जी, अच्छा हो सकता है रोहित है। रोहित वीडियो ऑन करो। मैं रोहित कुमार इग्नू पटना में असिस्टेंट हूँ। मैं ये प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस से रिलेटेड वर्क का देख रहा हूँ। तो आप लोग को जो भी प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो ऑन किया? यहाँ तो नहीं। चलो थैंक यू रोहित। अभी मेरी आवाज आ रही है?
और रोहित थोड़ा धीमी आवाज में बोल रहे थे। चलिए, अभी हम 3 रीजनल सेंटर से आपके साथ जुड़े हैं, जिसमें विनोद कुमार है, रोहित है। रोहित का मिलना आप सबसे बहुत जरूरी इसलिए था कि आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है। आलोक जी और अखिलेश जी, आप वीडियो ऑन करके एक बार सामने आ जाइए, सभी पहचान लेंगे आपको। शायद ऑन करके रखा है, इन लोगों ने कोई और काम में अपने आप को एंगेज रखा हुआ है। चलिए, लास्ट में उन लोगों से मिल लेंगे अगर ये अभी नहीं आ। कुछ कह रहे हैं मैडम क्या? हाँ आलोक जी, स्टूडेंट से आपका इंट्रोडक्शन करवा रहे थे। अगर आप आएंगे, वीडियो ऑन करेंगे तो ये लोग देख पाएंगे। और मेरा सत्र जब मुझे कहिएगा कुछ बोलने के लिए तो मैं बोल दूंगा। बहुत पूरा लाइन में लगे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ऑन करके रखा हुआ हूँ। मुझे आवाज दीजिएगा तो मैं फिर कुछ बोलूंगा जब मुझे आप कहेंगे कि कुछ जरूरत है बोलने की। बिल्कुल, ठीक है, ओके। विनोद जी, हम लोग अपना ये इंडक्शन मीटिंग का जो प्रोग्राम है उसको फॉर्मली शुरू करते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का दौर था, क्योंकि ये अभी ये पॉसिबल नहीं है। आपकी संख्या जो है 60 एबव हो गई है, तो सब स्टूडेंट से मैं 1 to 1 बात तो नहीं कर सकती हूँ, पर जिनकी भी जो समस्या होगी हम लास्ट में जरूर उनसे बात करेंगे। आपको हैंड रेज करना है। आप वीडियो ऑन करेंगे तो आपके स्क्रीनशॉट्स में आपके फोटोग्राफ्स आएंगे, और नहीं आएंगे तो फिर आप नहीं खोलेंगे अगर वीडियो, तो आपके उसमें प्रोफाइल में जो पिक्चर्स है वो आ जाएंगे। पर ये रिकॉर्ड है कि आपने अपना प्रेजेंस दिखाया है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले ये जान लिए कि इग्नू में एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले जो दिमाग में बात आती है एज ए स्टूडेंट और एज ए असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, जो हमने फील किया है, सबसे पहले ये दिमाग में बात आती है कि अगर आपने पहली बार डिस्टेंस एजुकेशन को ऑप्ट किया है तो ये कंफ्यूजन होता है कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे। शायद ये कोरेस्पॉन्डेंस कोर्स है और मेरे पास किताबें आ जाएंगी और मुझे खुद से किताब पढ़ के और सब कुछ करना पड़ेगा, किसी तरह का कोई हेल्प नहीं मिलेगा। तो अगर कोई दिक्कत होगी तो हम कहाँ जाएंगे, किससे पूछेंगे, ये सारे डाउट्स आपके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं आफ्टर रिसीविंग द एसएमएस ऑफ कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। मेरा आई कार्ड कहाँ मिलेगा और इन सबको मैं किस तरीके से आगे परसू करूंगी अपने प्रोग्राम को। तो ये सारी चीजें आपके इसमें पढ़ाई के दौरान नहीं आए, उसके लिए जो आपका एकेडमिक सेशन होता है उसका फर्स्ट डे जो होता है वो इंडक्शन मीटिंग होता है। और उस इंडक्शन के दौरान हमारे रीजनल सेंटर से, या आप जब फेस टू फेस होता था तो ये स्टडी सेंटर में कंडक्ट कराया जाता था। आपके कोऑर्डिनेटर्स होते थे और काउंसलर होते थे साथ में आपके, और आपका और उन सबका और हम सब भी अगर प्रेजेंट होते थे तो सबका वहाँ पे एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता था। हर स्टूडेंट हमारे यहाँ जो भी आता है पढ़ने के लिए, या तो वो कहीं ना कहीं नौकरी करता होता है या फ्यूचर बनाने के लिए हमसे जुड़ता है, जो 1-2 प्रोग्राम पहले ही कर चुका होता है, ग्रेजुएशन भी कर लिया। और ये रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जो आप लोग किसी खास फील्ड में जाने के लिए ऑप्ट करते हैं, चाहे वो पीजीडीआरडी हो या एमएआरडी हो। रूरल डेवलपमेंट का जो फील्ड है उसमें जितने भी आपके कैरियर ऑप्शन है उसको ध्यान में रख के आप पढ़ने के लिए इग्नू का ये प्रोग्राम ऑप्ट करते हैं। इस प्रोग्राम का कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कब आपको क्या करना है, ये कितने क्रेडिट का प्रोग्राम है और किस तरीके से आपको ये इग्नू या इग्नू रीजनल सेंटर पटना सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये सब की जानकारी अभी मैं अपने प्रेजेंटेशन में दूंगी। और जो एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको बता देती हूँ कि एडमिशन लेने के तुरंत बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपके पास अभी एसएमएस या ईमेल के थ्रू आपको मिल गया होगा आपका एनरोलमेंट नंबर, आपको प्रोग्राम खुद का मालूम है। आप जाएंगे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in पे। इस ignu.ac.in को खुलते आपको सब कुछ, जो जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब आपका वहाँ पे अवेलेबल होता है। अगर किसी ने अपना माइक ऑन किया है, नीतीश कुमार प्लीज आप अपना माइक ऑफ रखिए। जब आपसे पूछा जाएगा ना तो आप हैंड रेज करेंगे, फिर माइक ऑन करके बात करेंगे। अभी ये प्रोग्राम पूरा सुन लीजिए, फिर भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो माइक ऑन करिएगा। तो मैं बता रही थी कि ignu.ac.in, वहां जाने के बाद आपको स्टूडेंट जोन में जाना है। आप वहां देखेंगे आपसे रिलेटेड जितना भी आप जो चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन क्या क्या अवेलेबल है वेबसाइट पे, स्टूडेंट सपोर्ट, स्टूडेंट जोन, ये सब जहां भी आएगा उसको क्लिक करिएगा। अब क्लिक करने के बाद आपको जाना है अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक करने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रजिस्ट्रेशन स्टेटस अगर आप चेक करेंगे
तो आप ये देख पाएंगे कि आपका नाम सही है या नहीं, आपके इनरोलमेंट के साथ जितने भी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपने भरे हैं, ये हम मान के चलते हैं कि आपने खुद से वो फॉर्म अप्लाई किया है और आप अपना इंफॉर्मेशन सही टाइप किए होंगे, या आपका वो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो आपने डाला है वो सब सही है। अगर फिर भी उसमें आपसे कोई भूल हो गई है, तो आपको सबसे पहले वो चेक करना है, आपने जो एड्रेस लिखा है, आपने मोबाइल नंबर दिया है, या आपने फादर का जो नाम टाइप किया है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर ये चीजें आपको मिलती हैं, तो आपको रीजनल सेंटर पटना से कांटेक्ट करना होगा और इमीडिएटली उसको रिमूव कराना होगा। नहीं तो फिर जब आपका प्रोग्राम आप फाइनल कर लेंगे और आपका जो सर्टिफिकेट आएगा, तो या तो वो गलत पते की वजह से आप पर पहुंचेगा नहीं, या फिर जो बीच बीच में हम इंफॉर्मेशन आपको देते हैं वो गलत ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर की वजह से आप तक पहुंचेगी नहीं। तो सबसे पहले आपको करेक्शन करवाना है। इस करेक्शन को करवाने के लिए आपको एक ईमेल लिखना पड़ता है, या फिर आप अगर आकर कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आप एक एप्लीकेशन देंगे और अपना आई कार्ड उसमें अटैच करेंगे। फिर आपका वो एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ या जो कुछ भी आपको लग रहा है कि वो गलत है, तो वो उसमें सुधार कर दिया जाता है, और इसके लिए कुछ भी कोई भी एक पैसे भी चार्ज नहीं लगते हैं, ये फ्री होता है। तो ये पहला स्टेप था। आज के डेट में अगर आपने किया है तो अच्छा है, नहीं किया है तो सबसे पहला काम करेंगे, आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करेंगे, और जो भी आपको ईमेल में लिखना है आप मेल करके हमसे, आप बिजनेस सेंटर पटना का जो ईमेल आईडी है rcpatna@group.ac.in पे आप भेजेंगे। ये चीजें क्लियर होने के तुरंत बाद आपको एक चीज, ये अभी तक आप लोग कर चुके होंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी मिलता है और पासवर्ड मिलता है, उसको आप लॉगिन करने के बाद आप अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड जो इग्नू आपको प्रोवाइड करती है उसको आप डाउनलोड करते हैं। अगर अब तक नहीं किया है तो आप दूसरा काम ये करेंगे कि अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड डाउनलोड करेंगे, उसकी कलर्ड प्रिंट आउट लेंगे, और जो पोस्ट कार्ड साइज होता है उसमें उसकी आप प्रिंट को आप लेमिनेट करा के रख सकते हैं, या फिर मोटे कार्ड पे उसको प्रिंट करा के भी रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पहचान है वो। जब भी आप इग्नू में, रीजनल सेंटर में या स्टडी सेंटर में कहीं भी जाएंगे इग्नू से संबंधित किसी भी काम के लिए, तो सबसे पहले आपसे आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड मांगा जाता है। तो आप एक कॉपी को अपने पास हमेशा रखेंगे, जब भी आप अपने अध्ययन केंद्र में जाएं या हमारे क्षेत्रीय केंद्र में आए, तो आप एक एप्लीकेशन भी लिखेंगे तो पहले हम आपसे आपकी पहचान पूछते हैं, तो आपको अपना आई कार्ड दिखाना पड़ता है। और जब तक कि आपको डिग्री नहीं मिल जाती है या फिर आप माइग्रेशन नहीं ले लेते हैं, तब तक वो आई कार्ड आपके पास रहना बहुत जरूरी है। ये दो चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब आपको ये पता करना है कि आपका कोई जो अध्ययन केंद्र आपने ऑप्ट किया होगा, अब आपके वो अध्ययन केंद्र कहाँ है, उनके कोऑर्डिनेटर कौन है, आपको कौन लोग पढ़ाएंगे, या आपकी किताबें मिली हैं नहीं मिली हैं, प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से प्रोग्राम डिवाइड किया गया है, कितने कोर्सेज हैं, इसमें प्रैक्टिकल हैं कि नहीं, प्रोजेक्ट हैं कि नहीं, या हमारे थ्योरी के साथ में असाइनमेंट क्या होता है, इन सब की जानकारी अभी मैं इस प्रोग्राम के दौरान आपको देती जाऊंगी। इसके लिए मुझे आप 1 मिनट समय देंगे तो मैं अपना वो प्रेजेंटेशन जिसमें मैंने आप नोट डाउन किया है वो सारी चीजें मैं आपको बता पाऊंगी। तो जस्ट ए मिनट, मैं अब तुरंत अपना प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे लेके आती हूँ। रुको। अगर दिख रहा है स्क्रीन पे तो आप कोई एक बोलेगा या विनोद जी बताएंगे? जी दिख रहा है जी। ओके, थैंक यू। आप देख रहे होंगे ये इंडक्शन मीटिंग प्रोग्राम है, हमारे दोनों प्रोग्राम के लर्नर्स इनवाइटेड हैं, और मैंने अपना नाम लिखा है। आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप हमसे संपर्क करेंगे, इसलिए मैंने अपना नाम भी लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले इग्नू के बारे में आपको जानना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी में जब कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो सबसे पहली बात होती है कि उसको यूनिवर्सिटी के बारे में कितना ज्ञान है।
क्या जानता है वो। किसी यूनिवर्सिटी में जाके हम ये इस संशय में नहीं रहे, उस डाउट में नहीं रहे कि हमने जहाँ एडमिशन लिया है वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, यूजीसी से मान्यता है कि नहीं, या डिस्टेंस है, तो ये आगे हम इसकी डिग्री का कोई उपयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का एक बात तो आप जानिए कि 1985 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और ये पार्लियामेंट ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है उसके अकॉर्डिंग ही हुआ था। तो इसमें कभी भी हम ये नहीं डाउट करें कि ये शायद कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये हमारे भारत सरकार के द्वारा ही बनाई गई यूनिवर्सिटी है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, इस सेंस में कि हमारे इनरोलमेंट के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो कोई भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी जो है उनके पास इतने छात्र नहीं है। और छात्रों की संख्या इसलिए भी ज्यादा है कि न सिर्फ हम अपने देश में बल्कि विदेशों के छात्र भी डिस्टेंस मोड से अगर पढ़ना चाहते हैं तो इग्नू उनका पहला ऑप्शन होता है। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है और नेशनल इसका रीच है, इसलिए कि इसको हम एकमात्र ये यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ओपन डिस्टेंस लर्निंग की। तो आपको इतना जानना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं वो आपका एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जहां से आप अगर पढ़ाई करके डिग्री लेते हैं तो इसकी वैलिडिटी में कभी भी कोई डाउट नहीं करेगा, या आपको कभी रिटर्न नहीं करेगा कि आपने जहाँ से पढ़ाई की है वो डिग्री जो है उसकी मान्यता नहीं है। अब इसका इंटरनेशनल प्रेजेंस मैंने बता दिया है। कौन कौन से प्रोग्राम इस इग्नू में ऑफर होते हैं, क्यों ये किसी और यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है, या क्या लाभ है कि हम यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे या हम किसी और को सजेस्ट करेंगे। तो ये कितने प्रोग्राम्स हमारे यहाँ ऑफर होते हैं उसको हमने दो तरीके से आप समझाने की कोशिश करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ दो तरह का प्रोग्राम है बेसिकली। कि आप शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होता है जो बहुत कम समय में पूरा होता है, जिसको हम सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कहते हैं, और दूसरा है एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, जैसे कि आप एमएआरडी के स्टूडेंट हैं या हमारे डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं, तो वो इस प्रोग्राम जो हमारे लॉन्ग टर्म्स के होते हैं क्योंकि आप वो 3 साल और 2 साल में पूरा करते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जो है वो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम, और अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स जो है हमारे लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स है। अब ये प्रोग्राम्स करता कौन है, जैसे आपने एडमिशन ले लिया, आपको ये पता नहीं है कि ये प्रोग्राम कौन बनाता है, किस तरीके से यूनिवर्सिटी जो है इसको डेवलप करती है, वो हमारे स्कूल्स होते हैं। जैसे ये एक रीजनल सेंटर है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देखता है। आपको ये बताना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपके भी जो प्रोग्राम है किसी स्कूल के अंडर में आता है, वो उसको हिंदी में हम विद्यापीठ कहते हैं। वो विद्यापीठ का काम ये होता है, वहाँ प्रोफेसर्स होते हैं, वो सारे प्रोफेसर जैसे कि आप अपने यूनिवर्सिटीज में देखे होंगे जो कन्वेंशनल मोड में चलती हैं, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड लास्ट में वो प्रोफेसर्स होते हैं। सभी मिलकर आपकी कक्षाएं वहाँ पे आयोजित होती हैं, उनको आप लेक्चर के थ्रू पढ़ते हैं। हमारे यहाँ जो प्रोफेसर हैं स्कूल्स में वो टोटल 21 हमारे यहाँ स्कूल हैं, वो सभी अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग बांटे गए हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स उनके अंडर में आएंगे और उसके स्टडी मटेरियल से लेके और कोई भी चीज असाइनमेंट के क्वेश्चंस हो या उसके प्रैक्टिकल्स कैसे होने, ये सारी एक्टिविटीज जो एकेडमिक करिकुलम में आनी चाहिए वो स्कूल डिसाइड करता है। आपने देखा होगा, मैंने अभी यहाँ 1 to 11 लिखा, नेक्स्ट स्लाइड में बाकी के हैं। तो आपको 5 नंबर जो दिख रहा है, जैसे स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज है तो उसमें हमारे ह्यूमैनिटीज के जितने भी सब्जेक्ट होंगे, हिंदी होंगे, इंग्लिश होंगे, संस्कृत होंगे, उर्दू होंगे, ये सारे हमारे ह्यूमैनिटीज वाले उस स्कूल के अंदर आते हैं। उसी तरीके से आप देख रहे होंगे स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन SOCE, ये MARD और PGDRD प्रोग्राम जिस स्कूल ने लॉन्च किया है वो स्कूल आपका है SOCE। आगे से आपको अगर इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप स्कूल के उस आपके प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर को आप डायरेक्ट मेल लिख सकते हैं, और आपके पास जो किताबें दी जाती हैं उसमें आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर या जो ऑफिस का नंबर होता है, ऑफिशियल नंबर मेंशन किया होता है। आप वहां से भी संपर्क करते हैं और आप अपनी परेशानी को शेयर करते हैं। इस तरीके से बाकी के स्कूल्स भी आप देख रहे होंगे, उससे आपको पता चल रहा होगा कि हमारे यहाँ प्रोग्राम्स की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है। क्योंकि अगर कहीं भी एक कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी है तो उसके पास मैक्सिमम हो सकती है 30, 32, 40, 50 के अंदर भी नहीं होती है करीब करीब,
तो आप देखेंगे कि मेरे यहाँ अगर हजारों या बहुत सारी संख्या में प्रोग्राम इसलिए है कि हर स्कूल हर दिन इस पे वर्क करता है और अपने डिसिप्लिन के और अपने छोटे से बड़े या बड़े कोर्स हैं वो सारे प्रोग्राम को लॉन्च करते रहती है। अब देख उन सबको देखने के बाद आप देखेंगे कि 21 स्कूल के सारे नाम हमने लिख दिए हैं। आपको अगर इसके सारे स्कूल के अंदर जाके देखेंगे वेबसाइट पे हर स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम आपके लिए उपयुक्त हैं, आप उसका सिलेक्शन वहां से भी कर सकते हैं। अब आपके प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। जैसे हमने अपना परिचय दिया, आपने यूनिवर्सिटी का बताया कि कैसी यूनिवर्सिटी है, कैसे ये ऑर्गेनाइज हुई, कैसे इनकी इसकी स्थापना कैसे हुई, उसी तरीके से आपके प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन भी होना बहुत जरूरी है। अगर सबसे पहले 1 साल का जो प्रोग्राम है हमारा PGDRD, वो उसको हम प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, कोर्स के नाम से नहीं जानते हैं, इसलिए कि इग्नू का ये टर्मिनोलॉजी जो हम प्रोग्राम और कोड में बांट के रखे हैं, आपको दिख रहा होगा रेड कलर से लिखा हुआ होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट। ये हमारा नेम ऑफ द प्रोग्राम है। जहाँ कहीं भी आपको फिल करना होगा, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, असाइनमेंट की जो आप रिस्पॉन्स शीट बनाएंगे, वहां भी आपको ये मेंशन करना होता है। तब आप ये पूछते हैं प्रोग्राम कोड क्या होता है और नाम क्या होता है, ये दोनों अलग क्यों है, उसके लिए मैंने सेपरेट लिख दिया है। आप ये देखेंगे PGDRD इसका कोड है और ये जिस स्कूल से आता है वो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन है। और इसको पढ़ाई को पूरी करने के लिए आपको 2 तरह की सुविधाएं इग्नू देती है। एक मिनिमम ड्यूरेशन जिसमें ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लेना है आपको, वो है 1 ईयर, 1 साल का ये प्रोग्राम है। आप अगर सारे काम को सही समय पे करते जाएंगे, अपने असाइनमेंट सही टाइम पे जमा करेंगे, एग्जाम फॉर्म भरेंगे, तो मिनिमम आपको 1 साल का समय लगेगा इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। मैक्सिमम आपको अलग से 3 साल एक्स्ट्रा देती है यूनिवर्सिटी। जो भी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी या जो नियम है हमारे यहाँ, जो नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को ये माना जाता है कि आप शायद वर्किंग हो गए या अगर शायद आप किसी कारणवश आप नहीं पूरा कर पाते हैं, तो 3 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कि इसके दौरान आप अपने वो बचे हुए कोर्सेज जो है उनकी परीक्षा देके इस डिग्री को कंप्लीट कर सकें। तो 4 साल तक कहने का ये मतलब नहीं है कि आप 4 साल लगाएंगे। अगर किसी कारण से ये कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं तो ही आप दूसरे साल में जाएं, तीसरे साल में जाएं। अदरवाइज मैं ये चाहूंगी कि आप सभी सीरियसली इस प्रोग्राम को 1 साल में ही पूरा कर लें। अब बात आती है मीडियम की। जब हम मोड ऑफ मीडियम चुनते हैं तो उस समय एडमिशन के टाइम में आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहेंगे या इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहेंगे। ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि आपकी जो किताबें आपको मिलती हैं उसको हम स्टडी मटेरियल्स कहते हैं, SLM, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, जिससे आपको खुद ही पढ़ के खुद सीखना होता है। वो SLM जो है वो आपको हमेशा अपनी भाषा में पढ़ने से ज्यादा समझ में आएगी और वो इस मान के आपको चलना है कि हमने जो ऑप्ट किया है वो किताब हमको मिलेगी और उस किताब को आप पढ़ेंगे। बाद में फिर इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो बहुत सारा पैसा लगता है। इसलिए 2 तरह का ऑप्शन आपको अभी भी मिला होगा कि आप ऑनलाइन किताबें लेना चाहते हैं या आप ऑफलाइन किताबें जो आपको मिलती हैं वो लेंगे, तो आप उसमें अपना कुछ रिबेट भी उसमें आपको मिला होगा जिन्होंने ये ऑप्ट किया होगा कि मुझे ऑनलाइन ही किताबें चाहिए। तो ये किताब का मामला था जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस माध्यम से आप अपना चूज किए उसी में आपकी किताबें आएंगी। अब ये दूसरा प्रोग्राम है MARD, सेम स्कूल वही है, प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम का कोड आपको मालूम होना चाहिए, पर इसका मिनिमम ड्यूरेशन जो है, जो जिन्होंने इसमें MARD में एडमिशन लिया है उनका 2 साल है। किसी भी PG प्रोग्राम को पूरा करने के लिए UGC ने जो सेट किया हुआ है ये तरीका, उसमें ये 2 साल में ही PG करना चाहिए और मैक्सिमम टाइम जो यहाँ पे दिया गया है वो 5 साल है। वहाँ PGDRD में 4 साल था और मैक्सिमम ड्यूरेशन आप 5 साल तक में इसको पूरा कर सकते हैं। इसका भी मीडियम दोनों अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी। अभी प्रोग्राम्स के स्ट्रक्चर क्या है? आपका जो भी प्रोग्राम है उसमें आपको 2 तरह से ऑफर किया जाता है, यहाँ कोर्स सिलेक्शन करना पड़ता है। जब आप एडमिशन लिए होंगे तब आपने ये कर लिया होगा। अभी फर्स्ट ईयर के प्रोग्राम्स में जब भी आपका एडमिशन हुआ होगा, PGDRD को ये नहीं होता है, जो 1 साल का प्रोग्राम उस पर री रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। पर MARD के जो स्टूडेंट होंगे उनको सेकेंड ईयर में कुछ कोर्सेज ऑप्ट करने होते हैं जो तय किए हुए हैं, कुछ कंपल्सरी है जो अपने आप से आपके इसमें
रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आ जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ करना या सोचना नहीं पड़ता है। पर जो ऑब्जेक्टिव आपके इलेक्टिव कोर्स होते हैं उनके लिए आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, और उसमें से कितने आपको सिलेक्ट करने हैं वो भी लिखा जाता है। आप ये देख रहे होंगे मैंने लिखा है कंपलसरी कोर्स। कंपलसरी में MRD 101, 102, 103 जो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, और ये PGDRD का ही है। उसी तरीके से हम जब MARD में आएंगे तो उनको भी बताएंगे। अब सामने आप देख रहे होंगे 6 क्रेडिट 6 क्रेडिट 6 क्रेडिट लिखा हुआ है। एक क्रेडिट क्या है? ये सारे कोर्सेज जो है उनको बांटा गया है उसमें सेक्शंस में कि आपको कितना समय आपने स्टडी में लगाना पड़ेगा। अगर आप MRD 101 लेते हैं तो आपकी जितनी भी एकेडमिक एक्टिविटीज हैं उनको क्रेडिट में सेपरेटली बांध दिया गया है, ताकि आपको ये पता हो कि अगर एक क्रेडिट कितने का है और 6 क्रेडिट में हमको कितने आवर्स लगाने होंगे। इसका स्टडी आवर डिफाइन करने के लिए क्रेडिट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक क्रेडिट किसी को पूरा करना है तो उसको 30 आवर्स ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज अपने लिए डिसाइड करने पड़ेंगे। 30 घंटे ये माना जाता है कि कम से कम 30 घंटे तो लगेंगे ही। 30 घंटे उस क्रेडिट को पूरे पढ़ने नहीं होते हैं। इसमें सारी वो एक्टिविटीज है जिसमें जैसे आप अभी इंडक्शन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इसके बाद आपको काउंसलिंग सेशंस अटेंड करना पड़ेगा, आप असाइनमेंट लिखेंगे और अपने अध्ययन केंद्र पे जाएंगे या प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो सभी को मिला के वो 30 आवर्स होते हैं। तो अगर कोई प्रोग्राम या कोर्स कोड आपको दिख रहा है कि वो 6 का या 4 क्रेडिट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है उसको 30 आवर्स से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 into 6 और जो आपका रिजल्ट आता है उतने आवर्स आपको डिवोट करने होते हैं उस कोर्स को पूरा करने के लिए। आपने ये कंपलसरी कोर्सेज सेलेक्ट कर ली हुई है। इसमें इसके बाद आता है ऑप्शनल कोर्स। इसमें से आपको कोई एक चुनना होता है। अभी तक आपने 3 कंपलसरी लिए हैं 6 क्रेडिट के, 18 क्रेडिट्स आपके कंपलसरी हो गए। अब ऑप्शनल कोर्स में आपको कोई एक लेना है जिसमें आप अब देख रहे हैं आपका जो भी इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपने ये लिया होगा। इसमें आपको दिख रहा है MRDE 101 में आपने क्या लिया था, रूरल सोशल डेवलपमेंट। आपको उसमें इंटरेस्ट है या हेल्थ केयर में है, उसके अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट किया होगा अगर आप ध्यान से पहले पढ़ाई करके और तब चूज किया है। अगर आपने नहीं किया है, आपको लगता है कि ये सारे कोर्स में मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो आप इसको इलेक्टिव को चेंज भी करवा सकते हैं। पर इसके लिए क्रेडिट के अकॉर्डिंग कुछ पैसे लगते हैं जो डिमांड ड्राफ्ट आपको इग्नू में जमा करना पड़ता है। अभी उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रोजेक्ट वर्क है इसमें। तो पूरे प्रोग्राम का सारा एक्टिविटी खत्म करने के बाद स्टूडेंट को पता चलता है कि मेरा प्रोग्राम इसलिए पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि हमने प्रोजेक्ट नहीं सबमिट किया है। तो आज के आज ही आपको शुरू करना है रिसर्च वर्क। आपका जो डिसर्टेशन कहलाता है उसके बारे में सोचना अभी से ही आप शुरू कर देंगे, और किस तरीके से इसको बनाना है और क्या करना पड़ेगा वो सब मैं प्रोजेक्ट सेक्शन में जब आऊंगी तो आपको बताऊंगी। अब आप देखेंगे 18 के बाद आपने 6 लिया इधर, और उसके बाद फिर 6 क्रेडिट का आपका प्रोजेक्ट है। टोटल ये प्रोग्राम जो है PGDRD का वो 30 क्रेडिट का है। उसके बाद बात आती है कि आप जब पढ़ाई कर लेते हैं, आपकी काउंसलिंग भी हो जाती है, आजकल ऑनलाइन होती है, स्टडी सेंटर में आपको नहीं जाना पड़ता है। काउंसलिंग खत्म होने के साथ ही आपको कहा जाता है आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, वो आप वहां से डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसका रिस्पॉन्स शीट जमा करना होता है आपको, या तो रीजनल सेंटर में या आपके अध्ययन केंद्र से जो इंस्ट्रक्शन मिलता है आप वहां भी जमा कर सकते हैं। जब तक लॉकडाउन रहता है तो ऑनलाइन जमा करने की भी सुविधा मिलती है आप सबको, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि हमेशा हार्ड कॉपी में तैयार करें और अपने वो रिस्पॉन्स शीट की एक कॉपी अपने पास भी रखें, रिटेन भी करें। बनाए और बना के जाके वहां पे सबमिट करके नहीं चले आना है। आपके पास अगर कॉपी रहेगी तो अगर किसी कारण से वो खो जाता है तो फिर आप दोबारा सबमिट कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। पर बहुत सारे बल्क में जो एक्टिविटी होती है उसमें शायद हो सकता है कि इधर उधर मिसप्लेस हो जाए, तो आपको वहां से क्वेश्चन वेबसाइट से अपने प्रोग्राम और अपने सेशन का ही क्वेश्चन डाउनलोड करना है। उस क्वेश्चन को अपने किताब के साथ पढ़ के अपने लैंग्वेज में उसके आंसर लिखने हैं। और वो पेपर क्या होना चाहिए, वो हमेशा ही बताया जाता है कि A4 साइज में लिखे, या तो आप अपनी मर्जी से रूलिंग में लिख सकते हैं तो रूल पेपर ही सिलेक्ट करें। ये दोनों साइड नहीं लिखना चाहिए। अगर आपका पेपर का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है तो दोनों साइड लिखने से
दोनों पेपर जो है दोनों साइड में अच्छे से दिखता नहीं है, तो थोड़ा डिफिकल्टी होने की वजह से हो सकता है कि आपको कम मार्क्स आए। तो जितना नीट एंड क्लीन आप बनाएंगे, दोनों साइड में आप मार्जिन छोड़ेंगे, मार्जिन के साथ ही वो जगह जो छोड़ी जाती है वहां पे अगर आपके आंसर इसमें कोई गलती आपने कर रखी है तो उसको वहां पे जो इवैल्यूएटर होता है वो उसके बारे में लिखता है कि आपको कहाँ सुधार की जरूरत है, या फिर जो आपने बहुत अच्छा लिखा है तो उसके बारे में आपका अप्रिशिएशन भी उसमें ही लिखा जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद असाइनमेंट बन जाता है जब, तो उसका फर्स्ट कवर पेज आप बनाएंगे। कवर पेज में आप अपना कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि आपके आई कार्ड में जितना लिखा हुआ है वो तो आप लिखते ही हैं, आपका नाम क्या है, एनरोलमेंट क्या है, प्रोग्राम क्या है, स्टडी सेंटर क्या है और कौन से कोर्स कोड का आप असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप अगर सिर्फ अपना पीजीडीआरडी लिख के छोड़ देंगे तो ये किसके पास जाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा और फिर वो मिसप्लेस हो जाता है। तो ये फर्स्ट पेज जो है कवर पेज बनाने का तरीका आपके प्रोग्राम गाइड में भी लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको आप तैयार करेंगे। और वो जमा कहाँ करना है और कब करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो आपका अभी अगर ये सेशन ऐसे चलता कि आपका एडमिशन में अपने जुलाई में ही पूरा हो जाता है, तो फाइनली आपको एग्जामिनेशन देने के लिए आप एलिजिबल होते हैं 1 साल बाद। पूरा पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई 1 साल पूरी होने के बाद आप जब उसको क्या होता है जब आप जमा करते हैं असाइनमेंट, तो अगर जून में आपका एग्जाम आएगा, टर्म एंड एग्जामिनेशन आएगा, तो आपका वो डेडलाइन जो होता है वो मार्च होता है। मार्च तक आप जमा कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को। अगर किसी ने जनवरी में लिया है तो उसके लिए वो दिसंबर में एलिजिबल होता है टर्म एंड के लिए, तो उसको सितंबर में जमा करना पड़ता है। ये थंब रूल है, 3 महीने पहले हर एक्टिविटी शुरू हो जाती है। अगर री रजिस्ट्रेशन करना हो, असाइनमेंट जमा करना हो, डिप्लोमा वालों को RR करना होता है और असाइनमेंट जमा करना है, और उसी समय एक लिंक, ऑनलाइन लिंक आपको उपलब्ध कराई जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा वेबसाइट पे, जिसमें आप टर्म एंड एग्जामिनेशन को का एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं। और एग्जाम फॉर्म फिल करने के पहले आपको अपना सत्रीय कार्य या असाइनमेंट जो है वो अपने स्टडी सेंटर में जमा करना रहता है। उसके बाद आप जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रोजेक्ट वर्क, जिसके बारे में ढेर सारी अभी तक हमने देखा है कि स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, ये है क्या, करना कैसे है, कहाँ जाना पड़ेगा, किससे हेल्प मिलेगा। ये सारी चीजें इसके द्वारा भी मैं बता दूंगी, जिससे आपका 70% जो है वो कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में चलते रहती है वो सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आपको एक सपोर्ट चाहिए जो अध्ययन केंद्र आपको देगा। जिस स्टडी सेंटर से आप जुड़े हैं उस स्टडी सेंटर पे जाएंगे। स्क्रीन शेयर नहीं करिए प्लीज, स्क्रीन शेयर करेंगे तो फिर प्रेजेंटेशन नहीं दिखेगा। प्रोजेक्ट जो है पीजीडीआरडी का, एमएआरडी का भी बताऊंगी। पीजीडीआरडी प्रोजेक्ट कोर्स जो है वो RDD 5 है। इसमें आपको करना क्या है कि आप जब कभी भी इसमें जाएंगे प्रोजेक्ट करने के लिए, तो आपको काउंसलर्स का हेल्प लेना पड़ता है। इसके लिए काउंसलिंग भी दी जाती है। आप प्रेजेंटेशन दिए, आप स्क्रीन से, मेरा जो यहाँ पे शेयर हो रहा था प्रेजेंटेशन वो बंद हो गया। फिर से करती हूँ, लेकिन आगे से आप ध्यान रखिए, सिर्फ सुनिए। आप अपना प्रेजेंटेशन अगर देंगे तो मैं बार बार डिस्टर्ब हो जाऊंगी ऐसे। अगर आ गया है प्रेजेंटेशन तो आप बता सकते हैं। यस 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 मैडम, आ गया। आपका ये प्रोजेक्ट में क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक प्रोजेक्ट हैंडबुक दिया जाता है प्रोग्राम गाइड के साथ। जितनी भी किताबें आपको मिली है, पहले आप कंफर्म करेंगे कि आपका वो हैंडबुक है या नहीं। अगर हैंडबुक नहीं होता है तो ये सारी चीजें प्रोग्राम गाइड में ही लिख दी जाती हैं। आपको उसमें करना ये है कि सबसे पहले आप अपने कोर्स को पूरा पढ़ लिए है। ऐसा माना जाता है कि आप प्रोजेक्ट करने के पहले आपने काउंसलिंग कर ली है, अपना वो असाइनमेंट लिख लिया है। अब आप पढ़ने के दौरान ही आप अपना इंटरेस्ट देखते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका,
इतने सारे चीजें उसमें लिखी रहती हैं, आपको कहीं भी ये दिमाग में आता है इस क्षेत्र में अगर कुछ काम किया जाए, यहाँ अगर कोई रिसर्च किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। अगर कोई सवाल मन में आता है, वही सवाल आपका टॉपिक होता है जब आप उस पर कोई वर्क करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट डिसाइड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये दिमाग में तब आती है जब आप प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो आप किसी और से पूछते हैं कि हमको किस टॉपिक पे करना है, कोई और अपनी मर्जी से बताएगा या अपने इंटरेस्ट से बताएगा। पहला काम आपको ये करना है कि आप अपने इंटरेस्ट का वो टॉपिक चुनिए, और दूसरी बात ये देखनी है कि आप अपने इंटरेस्ट के साथ आपके पास में कितना लिटरेचर अवेलेबल है, कितनी सारी सामग्री आपको मिलेगी पढ़ने के लिए, या पढ़ने के बाद उस पर जो आप वर्क करते हैं उससे रिलेटेड चीजें लिखने के लिए। तो ये दो चीज अगर आपके ध्यान में रहेगी तो आप सही अगर ये सेलेक्ट कर लेते हैं टॉपिक, तो आगे का आपका 50% वर्क जो है ना वो कंप्लीट माना जाएगा। अब दूसरा क्या है, आपको सेकेंड स्टेप में एक सुपरवाइजर की जरूरत होती है। किसी के सहयोग या किसी के गाइडेंस में ही आप अपना पूरा प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। इसके लिए आपको हमेशा अपने क्षेत्रीय केंद्र के अलावा आपको अपने अध्ययन केंद्र के काउंसलर या वहाँ के कोऑर्डिनेटर से संपर्क करना है। आप वहाँ जाएंगे, आपको एक गाइड अलॉट किया जाएगा, जो आपके एकेडमिक काउंसलर होते हैं जिन्होंने आपकी काउंसलिंग ली है, वो भी हो सकते हैं, जिसने नहीं ली है वो भी वहाँ पे अलॉट कर दिए जाते हैं। अब आपका क्या है कि आपको उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन बना के रखना है, ताकि आप जब भी चाहें तो आप अपने घर बैठे या ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन उनको आप देना या उनसे कोई सजेशन लेना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। नहीं तो आपको पर्सनली बार बार विजिट करने से वो हो सकता है उस कॉलेज में या उस स्टडी सेंटर में वो हर वक्त उपलब्ध नहीं हो, आपके समय के अनुसार वो नहीं भी मिल सकते हैं। इसलिए आपको अपने कोऑर्डिनेटर और काउंसलर के साथ में अच्छा रिलेशन डेवलप करना है, कोऑर्डियल रहना है। कभी भी आप उनके बोझ नहीं बनेंगे कि आप, मैं अभी आया हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आप हमको अभी करके दीजिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो अक्सर होती है। इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी है। अब आपको क्या है, तीसरा स्टेप क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग कौन से टूल्स लगेंगे। कोई हथियार तो होना चाहिए किसी काम को करने के लिए। जैसे आप एक आलू टमाटर सेब कुछ भी काटते हैं, आपके पास कोई टूल्स होता है, आपको पहले ही मालूम हो जाता है इसको काटना है तो हमको किस चीज से काटना है, तो उसको हम टूल्स कहते हैं। अब आप ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे तो कौन से टूल्स हैं, ये टूल्स जो होते हैं आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा। वो इंटरव्यू हो सकता है, ऑब्जर्वेशन आपका हो सकता है, या आप क्वेश्चनर बनाते हैं, ये सारे प्रोजेक्ट के टूल्स होते हैं। फिर आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि यहाँ पे शायद मैं किसी से बातचीत करूंगा तो मेरे डाटा में ये पॉइंट्स आ सकते हैं, या फिर आपका अपना खुद का ऑब्जर्वेशन आप कहीं जाके नोट करते हैं, ये सारे टूल्स में आते हैं। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगी। अब उससे जो डाटा कलेक्ट होता है उस डाटा कलेक्शन का आप एनालिसिस करते हैं। जो डाटा आपने गैदर किया है उसका किस तरीके का वो डाटा है उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलता है कि जो आप करना चाह रहे थे उसमें आपका कितना परसेंटेज बात जो आप पहले से डिसाइड किए थे कि ऐसा रिजल्ट आएगा, उसके क्या परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग आप उस पूरे एनालिसिस को लिखते हैं जो आपके सुपरवाइजर बताएंगे, या फिर आप वो नहीं बताते हैं तो आपको खुद से करना पड़ता है ये, और उनसे चेक करवाना पड़ता है कि जो मैंने लिखा है वो सही है या गलत है। डाटा एनालिसिस खत्म होने के बाद ही आपको पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तैयार करनी है उसकी कंप्लीट वो जैसे आपको टाइप करके वो राइटिंग करनी पड़ती है, तब ये पूरा वर्क जो है वो कंप्लीट होता है। तो हर स्टेप को मैंने अपनी तरफ से बताया है, ये आपके काउंसलर बताते हैं काउंसलिंग के दौरान या सुपरवाइजर बताते हैं। पर मैं अब थोड़ा सा ये इसलिए बता देती हूँ कि आपको लगता है कि हम सिर्फ रीजनल सेंटर या कहीं कोऑर्डिनेटर के पास जाएंगे और एक दिन में प्रोजेक्ट का काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको भी पूरा करने के लिए जो क्रेडिट में आपको आवर्स दिए गए हैं उतना आवर्स आपको लगाना ही होगा, और आप इस पे वर्क करेंगे तभी ये फ्रूटफुल भी होगा, क्योंकि ये इसका भी इवैल्यूएशन होता है। इसमें अच्छे मार्क्स लाना या फिर ये रिजेक्ट भी हो जाता है। अगर काम आपका सही तरीके से नहीं किया गया है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है और रीसबमिट करने के लिए कहा जाता है। इसमें बहुत समय बर्बाद हो सकता है आपका। ये बन जाता है जब प्रोजेक्ट आप बना लेते हैं, बनाने के बाद इसको सबमिट करना होता है। ये सबमिट कहाँ करना है, ये आपको कैसे बनाना है, आप इसकी चाहें तो स्क्रीन शॉट लेके रखेंगे कितने पेज का होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए, कितने स्पेस में आपके वर्ड्स टाइप किए जाएंगे, वो सारे मैंने लिख दिए हैं, इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है।
अब ये उसपे प्रोजेक्ट गाइड में भी लिखा होता है ये सारी बातें जो है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, सबमिशन के पहले आप अपने सुपरवाइजर से पहले ये चेक करवा लेंगे कि आपके सारे वर्क जो है वो आपने सही ऑर्डर में गैदर किए हैं। अभी सबको उसमें और जितने भी अटैचमेंट लगाने हैं वो अटैचमेंट आपके लग गए हैं। ये सब कुछ करने के पहले आप अपने कोऑर्डिनेटर और काउंसलर से जाकर मिलेंगे और वो आपको ओके कर दें, तभी आप उसकी बाइंडिंग कराएंगे। बाइंड करा के आप डायरेक्ट चले जाते हैं, इस पर आप साइन कर दीजिए। ये साइन करवाने के पहले की का स्टेप है, इसको जरूर अपने अकॉर्डिंग कर लेना चाहिए टाइम पे, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और एक और बात इसमें आती है कि जो अटैचमेंट है उसमें कभी भी आप सिग्नेचर नहीं लेते हैं। काम खत्म हुआ, जल्दी से आप प्रिंट आउट निकालें और वो बाइंड करवा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। अटैचमेंट उसमें जो लगनी है वो ये सारी चीजें हैं। आपको सबसे पहले सुपरवाइजर से एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि ये वर्क जो आपने किया है वो आपके खुद का है, आपने किसी और से कॉपी नहीं किया है या आपने कहीं से इसको परचेज नहीं किया है, ये वर्क जेन्युइन है। उसका एक सर्टिफिकेट, उसमें वो फॉर्मेट भी दिया रहता है आपके प्रोग्राम गाइड में या प्रोजेक्ट हैंडबुक में, वहां से आप उसकी कॉपी निकाल लेते हैं और उसको भर के फिल करके स्टूडेंट खुद से साइन करता है और जहां सुपरवाइजर का सिग्नेचर मेंशन किया है वहां पे वो सुपरवाइजर साइन कर लेते हैं। अब ये फर्स्ट पेज जो होता है उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि असाइनमेंट जमा करते हैं तब भी आपको फर्स्ट पेज बनाना होता है, वो पूरा का पूरा एक पेज उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको कि क्या क्या उसमें मेंशन करना है। आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम का स्टडी सेंटर क्या है, आपका नेम और एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आप लिखें, ताकि आपको अगर यूनिवर्सिटी इसको भेजना पड़ता है दिल्ली तो वहां से भी आपको कॉल करके या ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जा सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। कितनी कॉपीज बनानी है, अगर आप ये सबमिट करने के पहले सिर्फ एक कॉपी बनाते हैं, अधिकतर स्टूडेंट यही करते हैं कि एक कॉपी बनाते हैं उसको सबमिट कर लेते हैं। अगर बाय द वे ये खो गया या यहाँ से भेजा ही नहीं गया या आपके पोस्टल जो आपका ऑफिस है वो भी कभी कभी इसको मिसप्लेस कर देता है या नहीं पहुंचा पाता है, तो भी आपको उतना सारा वर्क फिर से करना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये आपको सजेस्ट किया जाता है या आपके कोऑर्डिनेटर सुपरवाइजर एडवाइस करते हैं कि आप इनको 3 कॉपी बनाइए। एक कॉपी आपकी खुद की होती है, जो आपने वर्क किया है उसको आप हमेशा अपने पास रखते हैं इसलिए होती है। दूसरी कॉपी आप स्टडी सेंटर में जमा करते हैं, जो आपके सुपरवाइजर हैं या कोऑर्डिनेटर है वो उसको जमा ले लेते हैं। और तीसरी कॉपी जो आपका वो प्रोजेक्ट हैंडबुक में एड्रेस मेंशन किया हुआ है उस एड्रेस पे उसको बाई पोस्ट भेज देते हैं, जिसकी वो स्लिप जो आप रजिस्ट्री करते हैं उसको भी अपने साथ में रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दूरी का मामला है। रीजनल सेंटर नहीं है कि आप पर्सनली आके मिल लेते हैं और हम उसको सर्च कर लेते हैं। अगर मार्क्स नहीं आता है या कोई और प्रॉब्लम आपको होती है तो आप उसको एज अ प्रूफ लगा सकते हैं कि हमने इस डेट पे रजिस्ट्री की थी, जो ट्रैकिंग आईडी से ये पता चल रहा है कि इस डेट में आपको रिसीव हो चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको रजिस्ट्री स्लिप को अपने साथ में रखिए, 3 कॉपी बनाइए और जैसे जो जो इन्फॉर्मेशन उसमें डाली गई है प्रोजेक्ट हैंडबुक में और जो एड्रेस दिया हुआ है उस सही पते पर ही उसको भेजने की कोशिश करेंगे। अब ये एड्रेस मैंने यहाँ लिख दिया है, अगर आप अपनी हैंडबुक को नहीं खोलते हैं तो आप ये एड्रेस नोट करके रख लें, ये एड्रेस है जहां पे आपको भेजना होता है। ये कब तक भेज देना है, अगर आप जुलाई के स्टूडेंट हैं तो आपको नवंबर तक इसको पूरा कंप्लीट करके वर्क को, नवंबर में शुरू नहीं करना है, नवंबर तक इसको स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन में भेज देना है। ऊपर जो आपने रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन का एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस। इसके साथ ही जब असाइनमेंट आपने जमा किया था उस समय आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया होगा। ये फिल होने के बाद आपको एग्जामिनेशन शुरू होने के 20 दिन पहले यूनिवर्सिटी एक हॉल टिकट देती है, उस हॉल टिकट को डाउनलोड कर लेना है और अपने आई कार्ड और हॉल टिकट के साथ, उसमें जो हॉल टिकट में मेंशन किया होता है डेट और आपका एग्जामिनेशन सेंटर, उस सेंटर पे आप जाते हैं। दोनों चीजें आपकी साथ में होनी चाहिए, हॉल टिकट और आई कार्ड, और अपने डेट और सिटिंग के अकॉर्डिंग ही जाके आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं। फिर मैं आपको वहाँ पे अलाउ किया जाता है, एंट्री दी जाती है एग्जामिनेशन देने के लिए।
और ये टर्मिंग एग्जामिनेशन और असाइनमेंट इन दोनों का अलग अलग इवैल्यूएशन होता है, उसके वेटेज भी अलग होते हैं। आपने देखा होगा असाइनमेंट सेक्शन में जो अभी मैंने आपको स्लाइड दिखाया था उसमें वेटेज लिखा हुआ था। ये प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग 25 to 30% जो असाइनमेंट का मार्क्स है वो आपके फाइनल ग्रेड कार्ड में जोड़ दिया जाता है, जो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल होता है अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए। टर्मिंग में शायद आप कम लाके भी वहां पे अगर आपने असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, ये दोनों मिलके आपको फर्स्ट डिवीजन का अच्छा मार्क्स दिलाता है। तो असाइनमेंट को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसको अच्छे से पढ़ के घर में बनाना है तो वो उसमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि 90 एबव मेरा मार्क्स आ जाए। टर्मिंग के जो पेपर है उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी है, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है, क्या ट्रेंड होता है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, और इसको जाके हमेशा एग्जामिनेशन सेंटर पे ही एग्जाम देना है। ऑनलाइन जो अभी आजकल कोरोना की वजह से होता था, ये हमारी यूनिवर्सिटी में अभी तक नहीं किया गया है, तो आगे तो मुझे इसकी उम्मीद ही नहीं है। अभी सब कुछ ये नॉर्मल हो रहा है, तो आप जरूर इसको सेंटर पे जाके ही देंगे। और वहां जाने के बाद एग्जामिनेशन देने के पहले आपको जितनी तैयारी करनी है वो आप करेंगे, और करने के बाद अगर आपका हो सकता है कि कोई पेपर छूट गया या आपने एग्जाम दिया उसकी तैयारी नहीं थी और आप उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है या पासिंग मार्क्स होता है वो आप नहीं ला पाते हैं, तो अगले 6 महीने में टर्मिनल एग्जामिनेशन फिर होती है। ये खासियत है यूनिवर्सिटी की, ये 2 बार एडमिशन सेशन चलाते हैं और 2 बार एग्जामिनेशन लेते हैं। अगर ये जून का एग्जाम आपका छूटता है, आप दिसंबर में भी वो बाकी बचे हुए कोर्सेज का एग्जाम दे सकते हैं। ये जो मैंने आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन बताया है उसके भीतर आप जितनी बार एग्जाम देना चाहेंगे उतनी बार सिर्फ आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे और आपको हॉल टिकट मिलेगा और एग्जाम दे लेंगे आप। एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके से कि आप जब एग्जाम फॉर्म भरते हैं उस समय आपको अगर ये आइडिया है कि आप उस महीने में जो जून में होने वाला है या दिसंबर में होने वाला है उस समय आप कहाँ रहेंगे, शायद आपका ट्रांसफरेबल जॉब भी हो सकता है, सॉरी या फिर एक मीटिंग हो रही है, आप थोड़ी देर में बाहर जाकर बात कर लीजिए। अगर आप ये जानते हैं कि आप जून के महीने में देश के किसी भी कोने में हैं, तो आपको ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप कोई भी जगह हो वहां के रीजनल सेंटर के अंदर में जो एग्जाम सेंटर डाला गया है उसमें वेबसाइट पे जैसे आप फॉर्म भरते हैं उस समय वो अवेलेबल रहता है एग्जाम सेंटर, वो कोड आप सेलेक्ट करके वहां आप एग्जाम देने के लिए फ्री हो जाते हैं। कोई ये ऐसा कोई बाध्यता नहीं होती है कि आप रीजनल सेंटर पटना के स्टूडेंट हैं तो आप पटना के एग्जाम सेंटर चूज करेंगे। ये आप इस बेनिफिट का भी लाभ उठा सकते हैं। और जब भी आप हॉल टिकट लेते हैं उसमें पहले आप देख लें, एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर पहले ही देख लें कि आप वो कहाँ पे लोकेटेड है और समय पे जाके आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। हॉल टिकट कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी हमारी वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है ignou.ac.in वहीं जाएंगे और वो हमेशा स्क्रॉल करता हुआ नजर आएगा। टर्म एंड एग्जामिनेशन का वो सेशन लिखा रहता है और यहाँ अवेलेबल है, वो उसको दिखाने के लिए हमेशा वो रेड कलर से जाता है जिसको आप क्लिक करके ले सकते हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन में अगर 25% वेटेज आपको असाइनमेंट पे दे दिया गया है तो अगर 100 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखते हैं तो उसका 75% में जो है आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन का मार्क्स जो है वो ही आपके ग्रेड कार्ड पे जाता है और 25 और 75 मिलके 100% हो जाते हैं। इसके बाद बात आती है कि अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की तो कम से कम कितने मार्क्स या ग्रेड आएंगे, तो वो आप ये समझ सकते हैं कि आप वो पास कर गए हैं या सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर चुके हैं। उसके लिए मैंने ये स्लाइड जो आपको बनाया है आप जरूर इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि आपको आगे फ्यूचर में भी अगर कोई डाउट होता है कि सी आया तो पास है कि फेल है या डी आया तो पास है या फेल है। एक दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों में अलग अलग ही पास होना है। ऐसा आप ये कभी नहीं समझेंगे कि असाइनमेंट के एक्स्ट्रा मार्क्स जो आपको मिले हैं पासिंग के अलावा वो आपको टर्मिंग में हेल्प करेगा, ऐसे नहीं। दोनों के सेपरेट ग्रेड्स होते हैं और दोनों ग्रेड को मिलाने के बाद उनका एवरेज निकाला जाता है, तभी आप अगर स्कोर करते हैं ग्रेड सी तो आप पास माने जाते हैं। अब एक छोटी सी जानकारी, जो क्रेडिट सिस्टम अभी मैंने थोड़ी सी बता दी थी पहले भी, वो सेम है कि एक क्रेडिट जो है वो 30 आवर्स का स्टडी पीरियड खोजता है और उसके लिए आपको अपना उतना समय देना चाहिए ताकि ये अच्छे से कंप्लीट हो जाए। थोड़ा कम देते हैं हम सब,
लेकिन अगर इतना ध्यान देते हैं तो आप हमेशा गोल्ड मेडल की तरफ, यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टूडेंट इनरोल्ड होते हैं उसमें अगर आपका सबसे हाईएस्ट मार्क्स आता है तो आपने जरूर कुछ बाकी स्टूडेंट से ज्यादा समय लगाया है और अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। तो ये आवर्स जो है, अगर आप अभी से दिमाग में ये मेकअप करके चलते हैं कि हर कोर्स को हमको उतना समय देना है, तो आप ये क्रेडिट के अकॉर्डिंग उसको समय पे पढ़ाई करेंगे, असाइनमेंट लिखेंगे, और जब इतना लगना ही लगना है, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो कम से कम इतना घंटा तो आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। और खासतौर से हर प्रोग्राम के लिए जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट होता है उसको गोल्ड मेडल हर कन्वोकेशन में यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो मैं विश करूंगी कि आप सब जितनी भी जानकारी आपको मिल रही है वो सब अपने पढ़ाई के दौरान जरूर उसको उपयोग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे बढ़ेंगे। अब एमएआरडी की बहुत सारी चीजें जो थी पीजीडीआरडी में कॉमन थी और वो सब मैंने बता दिया है। एमएआरडी के लिए भी जो प्रोजेक्ट है वो सेम तरीके से बनाना है और भेजना भी उसको वही है जिस तरीके से हमने अभी बताया था। अभी एक बात और है जो मैं बाद में बताऊंगी कि इसमें लैटरल एंट्री का भी प्रोविजन है। मास्टर ऑफ आर्ट्स अगर कोई एडमिशन लिया तो फर्स्ट ईयर के बाद उसको क्या करना है, बस अंतर इतना है कि आपको जब भी ये मैसेज मिले कि आपके आरआर का टाइम आ गया है, री रजिस्ट्रेशन मतलब पुनः नामांकन करवाना है, तो उस समय टाइम पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर आपको उसके आगे नहीं पढ़ना है या पहले आपने असाइनमेंट जमा नहीं किया या फिर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे हैं तो भी आपको अपना री रजिस्ट्रेशन कराना है ताकि आपका सेशन मेंटेन रहे। नहीं तो फिर आपका वो 6 महीना या 1 साल जो आप बर्बाद करते हैं वो आपको फिर आगे के 1 साल तक पढ़ाई करने के बाद ही आपकी एलिजिबिलिटी बनती है कि आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे और एग्जाम को देके क्लियर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए जो ये रूरल डेवलपमेंट में अभी एडमिशन लिए हैं उनको एक बार फिर से री रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। आपके भी कंपलसरी कोर्स है, जिस कंपलसरी कोर्स के बाद एक ऑप्शनल कोर्स जो लेना रहता है वो लिस्ट में है जो आपके पास में अभी आरआर करेंगे तो भी आपको मिलेगा। और इसमें जो प्रोजेक्ट है उसमें आरडीडी 5 था, यहाँ पे एमआरडीपी 001 है और ये 12 क्रेडिट का है और पीजीडीआरडी में 6 क्रेडिट का था। उसमें थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है, पर जिन्होंने ये ठान ली है कि मुझे इस पे पूरा मास्टर्स करना है उसके प्रोजेक्ट में थोड़ा ध्यान और ज्यादा देना पड़ेगा और ज्यादा ही अपने सुपरवाइजर के साथ कांटेक्ट में रह के इस प्रोग्राम के इस पार्ट को पूरा करना है, क्योंकि ये क्रेडिट के अकॉर्डिंग ही आपका वो वर्क होना चाहिए। और इसका कंप्लीट गाइड जो है ना हैंडबुक में लिखा हुआ है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आप उस पूरे प्रोग्राम को पूरा करेंगे। ये टोटल 66 क्रेडिट्स के हैं। पूरे प्रोग्राम के जितने भी कोर्स जो कंपलसरी है या फिर ऑप्शनल है या प्रोजेक्ट है, तीनों को आप जब जोड़ेंगे तो ये 66 क्रेडिट का है। जब भी आप अपना ग्रेड कार्ड चेक करते हैं तो आप ये चेक करें या आप अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल में चेक करें कि आपके कितने क्रेडिट अब तक पूरे हो गए हैं, कितने बचे हैं। ये सब आपको आगे फ्यूचर में कोई डिफिकल्टी नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपसे। फर्स्ट ईयर के ये सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप ऑलरेडी इनरोल हैं, ये सब 6 क्रेडिट के हैं। सेकेंड ईयर में जब आप आरआर करेंगे उसके लिए इसको जानना इम्पोर्टेंट है कि जितने भी आपके कोर्स अभी आए हैं फर्स्ट ईयर में, उसके बाद इन कोर्सेज में आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन करते समय सेलेक्ट करना होगा। ये सारे कोर्स हैं आपके इस पे स्क्रीन पे है, आप देख लेंगे। इसका डिटेल जो है वो आप अपने हैंडबुक में भी देख सकते हैं। क्रेडिट ट्रांसफर, अब जितने क्रेडिट पीजीडीआरडी में आपने कर लिए हैं तो आपको यूनिवर्सिटी एक मौका देती है कि ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पढ़ते समय आपको अगर ज्यादा इंटरेस्ट आता है, अगर आपको लगता है कि इसमें हम मास्टर्स भी कर लें, तो आपको एक लैटरल एंट्री की प्रोविजन है। उस एंट्री के थ्रू आप चाहेंगे तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। फिर से आपको एमएआरडी का वो फर्स्ट ईयर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि एमएआरडी का फर्स्ट ईयर ही पीजीडीआरडी का कोर्स है। ये दोनों काफी सिमिलर होते हैं। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास आ जाती है तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और 1 साल और लगाएंगे तो आपकी ये डिग्री जो है पीजीडीआरडी से कन्वर्ट होगी एमएआरडी की हो जाएगी।
तो ये बस क्रेडिट इसके जो है वो ट्रांसफर होके उसमें चले जाते हैं, आपको एक नया ग्रेड कार्ड मिलता है या जो डिग्री मिलेगी आपको MA/RD की डिग्री मिल जाएगी। अभी आप सबने बहुत ध्यान से सुना, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई, प्लेसेंटली आपने सुना, तो बहुत आप सबका आभार है। लेकिन मैं एक बात ये बताना चाहूंगी कि ये सब के अलावा हम लोग जो अभी टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका हेल्प करते हैं, उसमें आपको ये चाहिए कि अपने वेबसाइट, रीजनल सेंटर का वेबसाइट या हमारा ईमेल आईडी होता है या रीजनल सेंटर पटना का ईमेल आईडी, ये सारे आपके दिमाग में होने चाहिए। आप नोट डाउन करके रख लीजिए। चैट बॉक्स में मैं बोलूंगी विनोद जी, RC पटना या मेरा, या अगर आपको किताब से रिलेटेड कुछ दिक्कत होती है तो उसके लिए तो अभी मैं आलोक झा से अभी बोलूंगी कि आपको आके बताएं कि आपकी जो भी किताबों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, वो आगे बताएंगे। लेकिन अच्छा, तो मैं अभी अपना ये स्टॉप करती हूँ शेयरिंग, उसके बाद फिर मैं सबको 1 by 1 कॉल करूँ। आई होप कि आपको अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन मिली है उसमें आपके जितने कंफ्यूजन्स या जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। पर कुछ सजेशंस जो मैं अपनी तरफ से देना चाहती हूँ वो ये है कि आप हमारे वेबसाइट के अलावा हमारा फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम कैसे जा सकते हैं, आप हमको कैसे फॉलो कर सकते हैं। आप अगर वहां पे भी पहुंचते हैं तो हम वो सारे अपडेट्स जो यूनिवर्सिटी रिलीज करती है वो भी, और जो रीजनल सेंटर पटना आप तक पहुंचाना चाहती है वो भी उस पर डालते रहते हैं। तो आप ये तीनों अकाउंट जो मैं विनोद जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारा तीनों आईडी जो है ना वो डाल दीजिए, ताकि ये लोग फेसबुक में जाके देख सके हम सबको, या फिर वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करें। हमारा ट्विटर जो है उससे उसको भी फॉलो करें। ये लोग सभी इंस्टाग्राम पे भी होंगे। तो जितने भी सुविधाएं हम आपको दे सकते हैं उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि कोई भी ऐसा माध्यम न छूटे, क्योंकि आजकल वो SMS नहीं देखते हैं लोग, पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर देख लेते हैं। तो ये जिस तरीके से स्टूडेंट मेरा अपग्रेड हो रहा है, हम चाहते हैं कि हम आपके उस लेवल तक पहुंचे और इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं जहां आप हैं। तो आप जरूर मेरा ये रिक्वेस्ट मानिए और हमारे फेसबुक पे भी जाइए, और हम सब उस फेसबुक सेशन में जाके सुबह के टाइम में जरूर उपलब्ध होते हैं। जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो मेरे अलावा भी मेरे 2 ऑफिसर हैं, वो भी वहां पे रहते हैं और अपने सेक्शन के जो भी सवाल होते हैं उसके जवाब भी देते हैं। तो इन सबके साथ ही मैं ये समझती हूँ कि आप सबके वो जितनी भी परेशानियां जो दिमाग में चल रही थी या कंफ्यूजन से, उनको हमने पूरी कर दी है। और इसके अलावा भी जो कुछ बच गया है तो मैं 5-7 मिनट के वो टाइम में ही आप सबका वो क्वेश्चन लेना चाहूंगी। आप सिर्फ चैट बॉक्स में लिखेंगे आपकी क्या समस्या है अभी तक, क्योंकि अभी तो शुरू नहीं हुआ, आपका पढ़ाई नहीं है स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक कुछ और इसके अलावा कि स्टडी मटेरियल नहीं आए होंगे या आपने आई कार्ड डाउनलोड किया होगा तो आप उसमें नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह 2-3 तरह की समस्या आपकी है जो आप वहां पे डालेंगे चैट बॉक्स में, तो हम 1 by 1 उस क्वेश्चन को ले लेंगे और हमारे जो भी एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं वो भी उसका जवाब देंगे। आप चाहे तो अपना माइक जो जिसने हैंड रेज किया होगा मैं उसको कॉल करूंगी और वही बोलेगा, और जब तक कि मैं उसको लूंगी उसके क्वेश्चन को लूंगी तभी ये पॉसिबल हो सकता है। टाइप करिए आप। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आलोक जी से, विनोद जी से कि इन सब का जो भी आ रहा है ना क्वेरी उसको आप पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद हम लोग उसको कंबाइंड रूप से कि क्या मैक्सिमम किस तरीके का इनका ये है सवाल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जवाब दे देंगे। अपना प्रोफाइल कैसे चेक करेंगे, स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, किसी ने अपना मोबाइल नंबर लिखा है, लैटरल एंट्री लेना चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा अभी इसमें मुझे लग रहा है कि आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड ही इश्यूज आ रहे होंगे, किसी को मिल चुका होगा, कुछ लोगों ने तो ऑप्ट किया होगा कि उसको ऑफलाइन चाहिए ही नहीं, ऑनलाइन उनको डाउनलोड करना। वो कहाँ से मैम कुछ बोलना है मुझे, बोलने का समय आ गया है। आलोक जी को मैं इनवाइट करूंगी कि वो आए और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन सब से पर थोड़ा सा आप प्रकाश डाल दीजिए। आलोक जी प्लीज। आप लोग वेट करो, ठीक है, थोड़ा सा बैठो। ये जुलाई 21 सेशन में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है
उन सब का स्टडी मटेरियल सामान्यतः दिल्ली से और स्टूडेंट्स के पते पे आती है, बशर्ते कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनका कि पटना शहर का लोकल एड्रेस होता है, उन लोगों का कभी कभी स्टडी मटेरियल्स पटना रीजनल सेंटर, हमारे यहाँ जो हमारा रीजनल सेंटर है वहां भी भेज देता है, ताकि हम लोग लोकली उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको एसएमएस करते हैं सामान्यतः, और ताकि वो बुक अपना समय पर लेके जाते हैं। लेकिन बाकी जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका स्टडी मटेरियल्स विश्वविद्यालय के मुख्यालय से उनके पते पे ही भेजी जाती है, और उसका स्टेटस चेक करने का विकल्प होता है स्टूडेंट्स के लिए। जो इग्नू की साइट खोलते हैं उसके नीचे में एक लिंक करते रहता है, स्टडी मटेरियल स्टेटस करके एक लिंक होता है, और उस पर क्लिक करेंगे और उसमें अपना रोल नंबर जब डालेंगे तो उसमें सारा डिटेल डिस्प्ले होता है, जिसमें काम का चीज होता है कॉलम, बारकोड वाला कॉलम। बारकोड वाला कॉलम ये बताता है कि बुक आपका दिल्ली से भेज दिया गया आपके पते पे कि नहीं। अगर वो भेज दिया होता है तो बारकोड वाला जो कॉलम होता है उसमें स्पीड पोस्ट नंबर डिस्प्ले करते रहता है। अगर वो ब्लैंक है तो आप वेट कर सकते हैं, यानी कि वो भेजा नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिले जरूर हो रहा है लेकिन वो भेजा नहीं है। लेकिन अगर स्पीड पोस्ट नंबर दिखा रहा है उस कॉलम में तो आपको अपने डाकघर में शिकायत संपर्क करना चाहिए, उन्होंने इसका वितरण कहाँ किया। और समय का सदुपयोग करने के लिए जब तक कि ब्लैंक दिखा रहा है स्टेटस, तो वही ई ज्ञान कोश करके एक वेबसाइट पे लिंक है, इग्नू की साइट पे ही वो डिपोजिटरी है सारे स्टडी मटेरियल्स का। उसमें हर एक प्रोग्राम के स्कूल वाइज आप उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपका प्रोग्राम किसी स्कूल के अंतर्गत आता है तो वो उस स्कूल में जाएंगे और अपने प्रोग्राम का सारा कंटेंट जो है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये काम का चीज मैंने शायद लग रहा है कि बताया है आप लोगों को, कि जिसमें कि भटकाव कम हो। डिले जो है थोड़ा सा है, जैसे कि जिसका रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर 210 से हो रहा है शुरू, 210 से जिनका भी एडमिशन रोल नंबर दिखा रहा होता है उनका यानी कि एडमिशन कंफर्मेशन काफी लेट से हुआ है। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टेटस दिख ही नहीं रहा हो उसमें, तो वेट करें, जल्दी ही उसका भी अपडेट करेगा। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि जिसका भी 2110 मतलब 2110 से शुरू हो रहा है वो वेट करें, अगर उनका डिस्प्ले नहीं भी कर रहा है स्टेटस तो भी। थैंक यू आलोक जी। अभी सबने सुना होगा जितने भी लोग हमारे साथ हैं, और इसको मैं इस पूरे प्रेजेंटेशन को शेयर भी कर दूंगी फेसबुक या यूट्यूब पे, वहां भी आप जाके दोबारा भी इस चीज को सुन सकते हैं कि हमको क्या करना है या कहाँ जाना है। पहला काम तो ये होना चाहिए कि आप खुद से सर्च करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, जाने के बाद हर एक जो भी आपको दिख रहा है कहीं पे कि क्या सेक्शन है उस पर आप क्लिक करिए, यहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है उस सबको आप जैसे देख लेंगे तो फिर फ्यूचर में आपको डायरेक्ट वहीं जाएंगे और जाके अपने उस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। अभी आपको इसमें दिख रहा होगा चैट बॉक्स में एक लिंक दिया है हमने, आपकी वो सारी समस्याएं जो आपके मन में है और उसको हम नहीं भी ले पा रहे हैं, आप उस लिंक में वो सवाल दिए गए हैं आपकी समस्याओं के बारे में, उसको आप पहले क्लिक करिएगा। आप देख रहे होंगे प्लीज फिल फीडबैक फॉर्म लिखा हुआ, चैट बॉक्स नहीं आ रहा है, चैट बॉक्स आप क्लिक करिए ना, पड़ेगा। आपके पास ही है आपका चैट बॉक्स, उसको आप क्लिक करिए, जो एक मैसेज का आइकन बना होता है उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करेंगे आपका चैट बॉक्स खुलेगा और वहां पे एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करिएगा तो आपकी जितनी समस्याएं हैं वो मेरे पास आ जाएंगी एनरोलमेंट नंबर वाइज। फिर मैं आपको उस सारी समस्याओं का समाधान मैं अपनी तरफ से एसएमएस करके या आपका वो जो नंबर हम कलेक्ट करेंगे उसका एक ग्रुप बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। मैम मेरा जो ये है आईडी कार्ड आ गया है, सारा स्टेटस वगैरह सारा शो कर रहा है, बट ये है कि अभी तक ना तो कोई मतलब इंफॉर्मेशन आया एग्जाम का और ना कोई मतलब कि सबमिट करने का ये। भाई देखो अभी तो मैंने इतनी देर तक बोल के यही आपको बताई है कि आपके एकेडमिक सेशन का ये पहला क्लास है, आज के बाद से आपको वो मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे कि कब आपके क्लासेस हैं। अभी मैंने बताया असाइनमेंट का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। आप चाहें तो काउंसलिंग करें या नहीं करें, ये मैंडेटरी नहीं है, पर असाइनमेंट जो है वो आपका मैंडेटरी पार्ट होता है। ये आप जब तक नहीं लिखेंगे, जमा नहीं करेंगे, आपका वो मार्क्स अपडेट नहीं होता है और ग्रेड कार्ड इनकम्प्लीट हो सकता है। तो अभी कब तक जमा होगा मैम? कब तक जमा होगा वो भी आपके प्रोग्राम गाइड में लिखा है, और हमने भी अपने सेशन में बताया है कि जो टर्मिनल एग्जामिनेशन होता है उसके 3 महीने पहले जमा करना होता है। आप सेशन को ध्यान से नहीं सुन रहे थे क्या?
कब जमा हाँ, होता है वो भी सुन- मैंने बताया कि मैं इतनी मेहनत करके क्यों बता रही हूँ बार बार आपको। आप ये पूरा सेशन दोबारा देखेंगे जब हम इसको यूट्यूब पे डाउनलोड करके आपको भेज देते हैं, अपलोड करेंगे, फिर आप देखें। अब दूसरा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन जो हमने नहीं हाँ मैम, बताया मेरा क्वेश्चन था मैम, क्या होगा मैडम प्लीज? माइक ऑफ मैम जुलाई मेरा क्वेश्चन था मैम, कोई एक मेरा स्टडी यूट्यूब चैनल क्या होगा मैडम? आपका स्टडी सेंटर आपने स्टडी सेंटर के लिए सेंटर के चेंज का रिक्वेस्ट डाले थे मैम। चेंज का रिक्वेस्ट के लिए अगर राजीव जी हमारे साथ में है तो आप बात करेंगे प्लीज। राजीव जी। सर हम लोग का एडमिशन तो जुलाई 2023 में हुआ है, फिर एग्जाम हम लोगों का जून 2022 में होगा। प्लीज मैडम, ये देखिए, हम ये आप जब आप सब बड़े हैं इतने, आप छोटे बच्चे नहीं है। अब एक सवाल जब आ गया तो उसका जवाब सुन लीजिए फिर बोलिएगा। जैसे आप जुलाई सेशन में एडमिशन लिए हैं, आपकी एलिजिबिलिटी बनती है अगले साल जून में। मतलब ये जो 22 आ रहा है, 22 के जून में आप एलिजिबल होंगे। पर चूंकि सेशन हमारा ये टाइम पे नहीं चल रहा है कोरोना की वजह से, तो ये हो सकता है कि आपका अगस्त में हो, जुलाई में हो। पर्टिकुलरली जून में अगर नहीं होगा, क्योंकि अगला मुझे दोनों हाँ, मुझे बताना भूल गई थी, ये बहुत अच्छे सवाल उन्होंने किया है कि आप 2 डिग्री प्रोग्राम या डिग्री कोर्स अलग अलग यूनिवर्सिटी से रेगुलर और डिस्टेंस से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूजीसी का गाइडलाइन देखेंगे। अब भी इसमें कोई नोटिफिकेशन इन्होंने जारी नहीं किया है, पर एक डिग्री प्रोग्राम के साथ एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम अगर कहीं से भी करना चाहेंगे डिस्टेंस या रेगुलर से, तो आप कर सकते हैं। तो आपकी ये दोनों डिग्री जो है आप एक साथ कहीं मैम, मेरा स्टडी सेंटर बिजनेस सेंटर चेंज का था। आरसी चेंज और रीजनल सेंटर चेंज करने के लिए आपने एक ईमेल इसमें आरसी पटना पे मेल किया होगा, जो कंसर्न पर्सन के पास फॉरवर्ड कर हाँ दिया मैम, गया। आप अगर चाहें, हाँ आप मेल अगर भी किए और रिक्वेस्ट भी डाले हैं। पहले सुन लीजिए मेरी बात। अगर आपने ये मेल पहले कर दिया है तो सेम मेल को आप मेरे ईमेल आईडी पे आज अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो मैं फिर दोबारा इसको उनके पास पहुंचा दूंगी जहां से ये चेंज होता है। मेरा ईमेल आईडी आप नोट करेंगे, shalini@ignu.ac.in। लेकिन ये सिर्फ आज होना चाहिए, क्योंकि मैं ये सेक्शन में नहीं हाँ मैम, हूँ एक और बार हो फिर सकता से है कि मैं रिपीट बात कीजिएगा में मैम। मिस कर जाऊँ। sha@ignu.ac.in। मैम फर्स्ट ईयर में भी तो प्रोजेक्ट करना है ना, उसके बारे में कुछ बताएंगे? ऐसे आप पीजीपीआरटी का मैंने आपको बता दिया। ये जो आरडीडी 5 जो है वो आपके एमएआरडी का है वो प्रोजेक्ट। आप अपना ये मैंने आपको इंडक्शन में आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताया है। इसके अलावा आप अपना प्रोग्राम गाइड पढ़ेंगे और पूरा डिटेल आप पढ़ेंगे जाके, ठीक है। वो आपको कोऑर्डिनेटर भी नहीं बताएगा, जितनी बातें अभी मैंने आपको बता दी हैं। और किसी को दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। आपको अपना प्रोग्राम गाइड सबसे पहले पढ़ना है, किताबों से पहले आपको वो उस गाइड को पढ़ लेना है। प्रोजेक्ट जमा कहाँ करना है मैम? जमा करने का भी मैंने अभी तो बताया आपको, एड्रेस भी बता दिया। आवाज खड़खड़ा रहा है किसी का। बाकी लोग अपना माइक बंद कीजिए ना, एक ही लोग खोल के रखे हैं कीजिए। माइक। मैंने आपको भी बताया था स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, इग्नू, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068 पे ये एड्रेस हमने लिखा हुआ था उस स्लाइड में, जिसको मैंने बोला था स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको प्रोग्राम गाइड में भी मिलेगा। जब आप पढ़ेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। ये बातें तो मैंने वर्बली बताई हैं आपको, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोग्राम गाइड में भी है। तो दिल्ली जमा करना पड़ेगा, जबकि रीजनल सेंटर तो पटना है ना मैम? भाई आप इग्नू के नॉर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं? जो जहां जमा होता है वही होगा। कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिसका रीजनल सेंटर में जमा होता है, कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिसका वो इवैल्यूएशन डिवीजन हमारा खुद डायरेक्ट मंगवा लेता है अपने पास। तो एमएआरडी का दिल्ली में होगा ना मैम?
चलिए आप लोग ये ऐसे सवाल नहीं करिए जिसको ये ना लगे कि हम क्लास 2-3 के बच्चों के साथ बात कर रही हैं। नहीं मैम, एक्चुअली मुझे पूछना है कि हम लोग अपने सुपरवाइजर या काउंसलर से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वो आपके जो स्टडी सेंटर आपने ऑप्ट किए होंगे वो टीपीएस हो सकता है या एएन कॉलेज हो सकता है या कहीं का भी हो, आपके कोऑर्डिनेटर को पहले संपर्क करेंगे और वहां जाने के बाद ही आपको वो कोई गाइड आपको अलॉट करेंगे जो मैम आपके ये एकेडमिक काउंसलर होते हैं। स्टडी सेंटर फर्स्ट ना, हाँ जी, हम लोग को पहले स्टडी सेंटर जाना पड़ेगा फिर? जी हाँ, जी हाँ। असाइनमेंट जमा करने के लिए भी आपको स्टडी सेंटर जाना होगा और सबसे पहले तो आपको जरूर एक बार अपना अध्ययन केंद्र देखना चाहिए, वो है कहाँ, वहाँ कौन कौन से लोग हैं और कोऑर्डिनेटर कौन है, उनसे उनका संपर्क नंबर ले लीजिए, फिर आगे आप अपना स्टडी परस्यू करें। विनोद जी। मैम हाँ जी, बोलिए, नीतीश बोलिए। मैम मेरा मुझे एसएमएस प्राप्त नहीं हो रहा है और ना मुझे स्टडी मटेरियल मिल रहा है। अभी स्टडी मटेरियल का इतना डिटेल से बताया ना कि आप वेबसाइट पे जाके चेक करिएगा स्टेटस क्या है, आपकी किताबें अभी तक या तो डिस्पैच हो चुकी होंगी या होने वाली होंगी, वो उसमें आपको दिख जाएगा। अगर और आगे डिस्पैच हो वाली चुकी है, मिल लीजिए नीतीश, अगर डिस्पैच हो चुकी है वहाँ पे दिख रहा होगा, वो जो डिस्पैच आईडी है वो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप अपने पोस्ट ऑफिस में संपर्क करेंगे। ये किताब हमारे पास अभी तक डिलीवर की नहीं हुई है। ओके मैम। मैम MARD वाले लोगों को अपना असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर में ही ना सबमिट करना है, वहीं हाँ करना हाँ होगा? हाँ, सभी को पीजीडीआरडी को भी, एमएआरडी को या कोई और प्रोग्राम का स्टूडेंट होगा, सबको अपना अध्ययन केंद्र पे ही जमा करना होता है। विनोद जी, ओके, थैंक मुझे यू। लगता है कि चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस थे और जिनका भी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा स्टडी सेंटर चेंज कर दिया जाए या रीजनल सेंटर चेंज कर दिया जाए, वो हमको बस मेल आप एक बार फॉरवर्ड कर दीजिए, हमने जो अपना ईमेल आईडी बताया है, तो ये सारी चीजें आपकी वो जो प्रॉब्लम है कि नहीं चेंज हो रहा है वो आज हो जाएंगी। फीडबैक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैम एक बार आप आप पहले प्रोजेक्ट के फीडबैक बारे में फॉर्म का लिंक समझाइए। दोबारा सेंड कर दीजिए। सूरज लाइक करिए। मैम एक बार आप MARD वाले लोगों के लिए प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देंगे एक बार। सेम मैंने बताया था जो पीजीडीआरडी के लिए वो सारा गाइडलाइन जो था वो बिल्कुल एक जैसा है, जो पीजीडीआरडी की वो भी एमएआरडी पे भी लागू होता है। आप पहले आप अपना मतलब मैम आपके भी अगर कुछ मतलब तो आप उसको लिखिए। मैम फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट करने हैं ना, उसके बारे में कुछ बताइए कैसे क्या है? आप यही सेम सवाल आप उसके लिख दीजिए ताकि मुझे ये पता चले कि किसने कितना जाना और उसको कुछ सीखने का मौका मिला था तो कितना वो ग्रैप्स कर पाया। मैम इग्नू का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है MARD का? नहीं, कोई ग्रुप मैंने नहीं बनाया है। आप जब भरेंगे उसमें तो जो अभी अटेंड किया है उसका मैं एक ग्रुप बनाऊंगी, उसमें उनके क्वेश्चंस जो आए हैं उसका जवाब दे दूंगी। अगर आप भरेंगे ही नहीं तो फिर कौन सा ग्रुप की बात आप कर रहे हैं? लिंक दोबारा शेयर कर दीजिए। लिंक दोबारा से लिंक शेयर कर दीजिए विनोद जी। ठीक। अगर अगर आप नहीं वो क्लिक कर पा रहे कम से कम उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसकी, दोबारा उसको आप जाके उसमें गूगल पे टाइप करके उसमें एंटर कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक ठीक है। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो